एक समय की बात है, दीपकपुर नाम के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही हंसमुख और अच्छे स्वभाव की चिड़िया थी। वो सभी से हंसी खुशी ही बातें करती थी। उसका जंगल में हर कोई पक्षी दोस्त था सिवाय एक के, वो था कल्लू बिल्ला। कल्लू बिल्ला उस जंगल का डॉन था और सभी उससे डरते थे। लेकिन एक टूनी ही थी जो उससे नहीं डरती थी। टूनी की उस जंगल में एक कपड़ों की दुकान थी जिससे उसका घर चलता था। एक दिन कल्लू बिल्ला अपनी वसूली पर निकलता है। सभी पक्षी एक एक करके आओ और सब मुझे अपना अपना हफ्ता जमा कराओ, चलो। एक एक करके सभी पक्षी कल्लू बिल्ला के पास आते हैं और उसे हफ्ता जमा कराते हैं। लेकिन तभी टूनी चिड़िया की बारी आती है। ए चिड़िया, तुझे क्या अलग से न्योता देना होगा, चला कर हफ्ता दे। नहीं, मैं तो कोई भी हफ्ता नहीं दूंगी। मैं तुझ जैसे गुंडे को अच्छे से जानती हूँ। अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तेरी खबर लेंगे, तब तुझे पता चलेगा। ए चिड़िया, तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है? मैं कल्लू बिल्ला हूँ और यहाँ की पुलिस मेरे अंडर है, समझी ना? चल हफ्ता निकाल। मैं नहीं दूंगी, चाहे तो कुछ भी कर ले। कल्लू बिल्ला टूनी को मारने के लिए अपने गुंडे आगे भेजता है, लेकिन टूनी चिड़िया उन सभी के छक्के उड़ा देती है। उन सभी को पकड़ पकड़ कर जमीन पर दब मार मार कर उनका बुरा हाल कर देती है और उन्हें मार मार कर बहुत दूर फेंक देती है। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मुझे कमजोर मत समझना कल्लू बिल्ले, मुझे कराटे आते हैं, समझा तू? गलत बिल्ले से पंगा ले लिया तूने टूनी चिड़िया, मैं देख लूंगा तुझे। तब तक आप बताइए कि 7 into 5 कितने होते हैं? कल्लू बिल्ले को आज उसकी टक्कर का कोई मिला था, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। मैं उस टूनी चिड़िया को सबक सिखा कर रहूंगा। कल्लू बिल्ला एक दिन कुछ डंडों से उसका ठंडा करवा देता है, लेकिन टूनी चिड़िया उनके भी छक्के उड़ा देती है। ओए कल्लू बिल्ले, छुपकर क्या वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने से सामना कर, समझा? ठीक है टूनी चिड़िया, अगर तू चाहती है तो ठीक है। टूनी चिड़िया और कल्लू बिल्ला अब आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वो सभी एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। और टूनी जब कल्लू बिल्ले को मार रही होती है, तभी कल्लू बिल्ला उस पहाड़ से गिरने वाला होता है, लेकिन उसका हाथ टूनी चिड़िया पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। मेरा हाथ पकड़ो कल्लू बिल्ला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता था, फिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो टूनी चिड़िया? मदद करना हमारा काम है और हमारा फर्ज भी। मैं किसी की भी जान नहीं जाते हुए देख सकती। टूनी कल्लू बिल्ले की जान बचा लेती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। कल्लू बिल्ला भी अपने बुरे काम छोड़ देता है और फिर टूनी चिड़िया और कल्लू बिल्ले के बीच ऐसी दोस्ती हो जाती है कि वैसी दोस्ती पूरे जंगल में किसी और पक्षी की नहीं थी। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अकेले ही रहती थी। टूनी चिड़िया के माँ बाप का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से बेचारी अपना अकेले ही जीवन काट रही थी। वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती किया करती थी और उस खेत की फसल बेचकर अपना घर चलाती थी। टूनी के पास खेती बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे बेचकर उसे पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते थे। टूनी चिड़िया बहुत ही मददगार किस्म की थी। जंगल में जब किसी को भी किसी तरह की कोई मदद चाहिए होती थी तो वो टूनी के पास ही आता था और टूनी भी बेझिझक उनकी मदद किया करती थी। एक दिन लूसी उसके पास मदद मांगने के लिए आती है। टूनी बहन, मेरी बेटी को बहुत गहरी चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं तो ठहरी गरीब विधवा कबूतरी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? दिन रात मजदूरी करके तो मैं अपना घर चलाती हूँ, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे लूसी बहन मत रो, तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तुम वो पैसे मुझसे ले लो, ये लो और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। मैं जानती हूँ अकेले रहना कितना दुख भरा होता है। सभी टूनी की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन वो अपने खेतों में रात को पानी देने जाती है और वहीं उसको नींद आ जाती है तो वो वहीं सो जाती है। बच्चों, तब तक आप बताओ कि 78 + 65 कितने होते हैं? टूनी वहीं सो जाती है, लेकिन तभी वहाँ कल्लू बिल्ला आ जाता है और वो टूनी को अपने पंजों में जकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो बहुत दिनों में जाकर कुछ अच्छा शिकार मिला है, आज तो दावत है मेरी। कल्लू ऐसा कहकर टूनी को पटकने लगता है और टूनी जाग जाती है। छोड़ मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। अभी बहुत रात है और कोई भी नहीं है जो तेरी मदद के लिए आ सके।
कल्लू बिल्ला टूनी को जमीन पर पटक पटक कर मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, और उसके बाद वो टूनी को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, मजा आ गया, अब चलो कुछ देर सो लेते हैं, फिर आगे भी तो जाना है। कल्लू बिल्ला वहीं सो जाता है। अगले दिन होते ही वो जंगल में पहुंच जाता है और वहीं जंगल के पक्षियों को कुछ नहीं पता था। वो इस बात से अनजान थे कि उनके जंगल में खूंखार बिल्ला आ गया है, जो एक एक करके जंगल के पक्षियों को अपना शिकार बना रहा है। एक दिन लूसी कबूतरी अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही होती है। अरे टूनी बहन बहुत दिनों से नजर नहीं आ रही है, कुछ पता है वो कहाँ गई है? अरे वो कहाँ जाएगी, उसकी बेचारी का तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं, बेचारी अनाथ थी। तो फिर वो कहाँ गई होगी? तभी उनके ऊपर वो कल्लू बिल्ला हमला कर देता है और लूसी और सोनू उसके पंजों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कल्लू बिल्ला उन्हें पटक पटक कर मारने लगता है। लेकिन तभी मिट्ठू तोता कल्लू बिल्ला को देख लेता है और वो तुरंत जंगल में जाकर सभी पक्षियों को बुलाकर वहाँ ले आता है और सभी पक्षी तुरंत अपने हाथों में मशाल लेकर वहाँ आ जाते हैं और इस कल्लू बिल्ले को आग लगा देते हैं और वो कल्लू बिल्ला वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। और इस तरह उन सभी जंगल के वासियों की उस कल्लू बिल्ले से जान बच जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक करमपुरा नाम के जंगल में टूनी और लूसी नाम की दो दोस्त रहा करती थी। वो दोनों बचपन की सहेली थी और दोनों ने शादी भी एक ही जंगल में रहने वाले दो दोस्त मिट्ठू और कालू कौवे से की थी। उन दोनों के दो बच्चे भी थे जो बहुत ही अच्छे और समझदार थे। वो अपने माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन, अरे कालू भाई, मैं अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के स्कूल में करवा रहा हूँ। यहाँ के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इतनी शहर के इंग्लिश मीडियम में होती है। हाँ मीठू भाई, बात तो आपकी एकदम सही ही है। फिर भी मैं भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा कर क्या करूँगा, मैं भी वहीं एडमिशन करा दूंगा जहाँ आपके बच्चे करवाएंगे। अगले दिन दोनों शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और अपने बच्चों का दाखिला उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाते हैं और घर आकर टूनी को बताते हैं। और टूनी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ जी, बच्चों का एडमिशन हो गया? हाँ हाँ, हो गया है, और अब कल से उन्हें स्कूल के लिए ले जाने के लिए स्कूल की गाड़ी भी आएगी और उन्हें घर पर छोड़कर भी जाएगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तक आप बताइए कि 7 into 9 कितने होते हैं। अगले दिन उनके बच्चों को लेने एक स्कूल वैन आती है और टूनी और लूसी अपने अपने बच्चों को उस वैन में बिठा देती हैं और कहती हैं, बच्चों आराम से जाना और ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है ना? और ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। मम्मी हम मस्ती नहीं करेंगे, हम तो मजे करते हुए जाएंगे। स्कूल वैन वाला उन्हें लेकर चला जाता है, लेकिन वो स्कूल वैन वाला पक्षी नहीं था, बल्कि वो कल्लू बिल्ला था जो बहुत ही खूंखार था और बच्चों को किडनैप करके उन्हें खाना उसका पेशा था। अरे वाह, आज तो कई सारे बच्चे हैं, कई दिनों की खुराक मिल गई मुझे तो। अब मैं आराम से बैठकर इन्हें खा सकता हूँ। कल्लू उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें रस्सी से बांध देता है। वहीं ऐसे ही शाम हो जाती है और अभी तक जब बच्चे घर नहीं आते तो उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। टूनी मिट्ठू से कहती है, मेरे बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए? मिट्ठू जी, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे लाकर दीजिए। मैं स्कूल गया था टूनी, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके यहाँ वैन चलती ही नहीं है। इसका मतलब टूनी, हमारे बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी लूसी कहती है, कालू जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन उन्हें लेके आइए। तभी सोनू कबूतर वहाँ आता है और वो उन्हें बताता है कि उसने एक वैन को जाते हुए देखा था और उसमें एक बिल्ला भी था। सोनू उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ कल्लू बिल्ला रहता था। यही वो घर है जहाँ वो कल्लू बिल्ला रहता है, आप अंदर जाइए, आपके बच्चे वहीं जरूर होंगे। वो सभी आप घर के अंदर घुस जाते हैं और कल्लू बिल्ला उसको पकड़ लेते हैं और सभी उसको पकड़कर एक रस्सी से कुर्सी से बांध देते हैं और डंडे से उसको
बच्चों को आज़ाद करवाकर अपने घर ले आते हैं और कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाते, बल्कि अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे, कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुँचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है। पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। डिटेक्टिव जे कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने आया है और वो बीच पर पड़ा हुआ धूप सेक रहा था। अरे वाह, ये गोवा तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ कुछ दिन रहूंगा और दिमाग शांत करूंगा। बहुत दिनों से केस में लगा हुआ था, दिमाग भी थक गया था। यहाँ आकर अब कुछ चैन है। डिटेक्टिव जे कुछ ड्रिंक ऑर्डर करता है और धूप सेकते हुए ड्रिंक एंजॉय करने लगता है। तभी उसे कुछ पुलिस वाले भागते हुए दिखाई दिए। यहाँ पुलिस क्या कर रही है? चलकर देखता हूँ। डिटेक्टिव जे भी उनके पीछे भागता हुआ गया। तभी उसने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। डिटेक्टिव जे ने एक चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया रानी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे, यहाँ एक का मर्डर हो गया है, वो देखो उसकी लाश पड़ी है, बड़ी ही बेरहमी से मार दिया उसे किसी ने, इसलिए हमने पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाया। डिटेक्टिव जे लाश की तरफ देखता है, जहाँ उसे नजर आता है कि उस लड़की ने मरने से पहले कुछ लिखा था, HE। शायद वो मदद के लिए किसी को बुला रही थी और हेल्प लिखने की कोशिश कर रही थी, पर ये लिखते हुए ही उसकी मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर, ये हिरन के बारे में आपको कुछ पता चला? इसका नाम चिंकी था। ये
एक वेट्रेस थी और यहीं पास के क्लब में काम करती थी। किसी से बचकर भाग रही थी पर उन्होंने इसे पकड़ लिया। देखकर लग रहा है किसी ने इसका गला घोटकर इसे मार दिया। देखो उसके गले पर निशान है, शायद किसी दुपट्टे से उसका गला घोटकर मारा गया है। ओके, आपको किसी पर शक है क्या? हाँ, पूछताछ में पता चला है कि कल ये लड़की 3 लड़कों से मिली थी। शक की सुई उन्हीं लड़कों पर जा रही है, पर पता नहीं उन तीनों में से कातिल कौन है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं भी पता करता हूँ। डिटेक्टिव जे ने उन लड़कों का पता लगाया और एक एक करके उनसे बात की। पहले लड़के का नाम जॉय था। डिटेक्टिव जे ने उससे पूछा तो उसने कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। तो तुम किस लिए उससे मिले थे? सर मैंने कल उसे एक ड्रिंक लेकर दी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। बस 5 मिनट के लिए ही हमारी मुलाकात हुई थी, उससे ज्यादा भी नहीं, क्योंकि उसको जल्दी थी इसलिए वो चली गई थी। सर मैं नहीं जानता कि उसका खून किसने किया। सर मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव जे फिर सैम के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा। सर मैं तो उसके साथ काम करता था, लेकिन हाँ कल वो हेमल के साथ बाहर गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। इसके बाद डिटेक्टिव जे हेमल के पास गया और उससे भी यही सवाल पूछा। सर सैम ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं तो कल जल्दी ही घर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं और किसने चिंकी का मर्डर किया मुझे नहीं पता। आप लोग खामखा मुझे इस केस के अंदर फंसा रहे हो। मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। डिटेक्टिव जे तीनों से बात कर चुका था पर उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। पर उसने केस को अच्छे से ऑब्जर्व किया और अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि चिंकी ने मरते वक्त कुछ लिखा था, HE। शायद वो हेल्प नहीं हेमल लिखना चाह रही थी, या शायद उसने हेमल ही लिखा था, पर समुद्र की लहरों से पीछे के वर्ड्स पानी में मिल गए होंगे। इस तरह केस सॉल्व हो गया और हेमल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह डिटेक्टिव जे ने एक ही दिन में ये केस सॉल्व कर लिया और असली कातिल का पता लगा लिया। एक समय की बात है, एक गांव में टूनी अपनी सास के साथ रहती थी। एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं तो उसकी सास बाहर से कुछ समोसे और चाउमीन मंगाती है और मेहमानों से कहती है, अरे आप लीजिए ना, तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये समोसे और चाउमीन तो मैंने आपके लिए ही मंगवाई है, अरे खाइए ना आप। तब तक लूसी की बहू टूनी भी आ जाती है और टूनी एक प्लेट चाउमीन में चाय डालकर पीने लगती है। सभी मेहमान उसकी अजीब सी हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं और चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू ये तो कैसे चाउमीन खा रही है? चाउमीन में चाय डालकर पीना कोई नया फैशन निकला है क्या? नहीं मौसी जी, ये कोई नया फैशन नहीं है। बात जरा ये है कि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, लेकिन ये चटपटी बहुत होती है और मुझसे इतना चटपटा खाना खाया नहीं जाता, इसलिए मैं इसमें चाय डालकर पी रही हूँ ताकि मिर्ची कुछ कम हो जाए। इसके बाद चंपा लूसी से कहती है, ठीक है लूसी, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे चंपा तूने तो कुछ खाया भी नहीं, देखिए समोसे ऐसे रखे हुए हैं। अरे हम बाद में ही खा लेंगे, अब चलते हैं। चंपा वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद लूसी अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे टूनी बहू, तुझे जरा भी अकल वकल है या नहीं? ये सब बेचकर खा गई है। एक तो तेरे ये पागलों वाले शौक, अरे ये करना ही था तुझे तो अपने कमरे में जाकर कर लिया करना। यहाँ मेहमानों के सामने तूने मेरी सारी इज्जत पानी में मिला दी। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना मुझे गीली चाउमीन कितनी पसंद है। ऐसे ही एक दिन टूनी का पति कालू टूनी से कहता है, टोनी, कल मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है और उसने तुम्हें और मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। कल तुम तैयार रहना, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है जी। अगले दिन टूनी तैयार हो जाती है और टूनी और कालू दोनों तैयार होकर अपने दोस्त चंपक की पार्टी में जाते हैं, जहाँ टूनी एक वेटर से कहती है, वेटर मेरे लिए 2 प्लेट चाउमीन लेकर आना और हाँ 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक भी। वेटर ऐसा ही करता है और टूनी उसके बाद वही हरकत करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो उन चाउमीन की प्लेट में वो कोल्ड ड्रिंक डालकर पीने लगती है। वहाँ मौजूद सभी मेहमान टूनी की इस अजीब सी हरकत को देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसे पागल बताते हैं। तभी कालू टूनी के पास आता है और जब वो ये सब देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या है टोनी? तुम अपनी आदत से कब आ जाओगी? यहाँ सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं और तुम्हारा मजाक बना रहे हैं और तुम यहाँ धड़ल्ले से चाउमीन में कोल्ड ड्रिंक डालकर पी रही हो। अरे अपनी इज्जत का ख्याल तो है नहीं तुम्हें, कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लिया करो। देखो जी, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है और अभी मैं चाउमीन खा रही हूँ, वो भी गीली। अब
मुझे ये पसंद है तो पसंद है, तुम अपनी टांग न अड़ाओ तो ज्यादा अच्छा है। और इन लोगों का क्या है, इन्हें तो किसी न किसी पर हंसने का मौका चाहिए। तुम छोड़ो ये सब और अभी घर चलो। चलो, बहुत तुमने मेरी इज्जत डुबा ली। कालू टूनी को घर ले आता है और उसे बहुत डांटता है, लेकिन टूनी पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अगले दिन से फिर गीली चाउमीन खाना शुरू कर देती है और उसकी सास और उसका पति अपना सर पकड़ लेते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। हरिया के पास कोई कामकाज करने को नहीं था, इसलिए उसे और उसकी पत्नी को भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था। हरिया की पत्नी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे थे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हमारी मदद करो, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर भूखे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ मदद करो, गरीब की मदद कर दो, आपको दुआ लगेगी। तभी एक औरत उनको 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही पूरे दिन वो दोनों पति पत्नी भीख मांगते रहते हैं, पर 10 रुपए के अलावा उन्हें कोई कुछ नहीं देता। बेचारे दोनों निराश होकर घर लौटते हैं तो उनके दोनों बच्चे उन्हें आस भरी नजरों से पूछते हैं, माँ कुछ खाने को लाई, आप बहुत देर भूख लग रही है माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बेटी, कहीं से भी इतने पैसे नहीं मिले कि हम तुम्हारे लिए खाना ला पाते। 10 रुपए की कमाई हुई है, उसमें क्या आता। हे माता रानी, इतने बुरे दिन दिखाने से तो अच्छा आप हमें मार ही दो। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। हरिया का पूरा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाता है। हरिया के आंगन में एक पेड़ खड़ा था जिसे वो हर दिन पानी दिया करता था। उसी के नीचे माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी और ऐसे ही भीख मांगने के लिए चला गया। पर आज भी उन दोनों पति पत्नी को कुछ नहीं मिला। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी, वो तो बहुत छोटे हैं, वो भूखे कैसे रह पाएंगे। अंजू, मैं सोच रहा हूँ इस हर दिन की घुट घुट की जिंदगी जीने से तो एक बार ही मर जाना अच्छा है। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। हरिया पूरी तरह हार चुका था, उसका मनोबल टूट चुका था। आज रात को जब दोनों घर लौटे तो बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो? बाबा, पीहू खेलते खेलते अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। मैं कब से इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। हे माता रानी, ये सब भूख के कारण ही हुआ है। मेरी छोटी सी बच्ची 2 दिन से भूखी है। पूरा परिवार दुखी हो चुका था। तभी हरिया एक जहर की बोतल निकालता है। अब हम इस सब चीज पी लेंगे और इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हरिया जैसे ही उस जहर को पीने को होता है तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। हरिया, तुम ये क्या करने जा रहे हो पुत्र? जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें ऐसे ही उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करूँ माता रानी, यूँ घुट घुट कर मरते रहूं, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखते रहूं? उसका भी हल है मेरे पास। ये पेड़, इसे भी तुम्हारी बहुत चिंता है। आज तुमने इसे पानी नहीं दिया, इसलिए इसने मुझसे कहा कि माता रानी, हरिया सच में बहुत दुख में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हरिया, मैं इस पेड़ को जादुई खाने देने वाला पेड़ बना रही हूँ। आज से तुम्हें ये पेड़ बहुत सारा खाना देगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो गयी और उस पेड़ पर देखते ही देखते बहुत प्रकार के भोजन लग गए जो एक एक करके नीचे गिरने लगे। देखो बच्चों, देखो कितने प्रकार का भोजन आया है तुम्हारे लिए, पेट भर के खाओ। सभी ने आज पहली बार इतना स्वादिष्ट और पेट भर के भोजन खाया। हमें इस जादुई पेड़ के खाने से एक ढाबा खोलना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे भी कमा सकें। हाँ जी, बढ़िया आइडिया है। अब दोनों ने उस जादुई खाने के पेड़ से खाना लेकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट था, इसलिए सभी उनका खाना खाने आते थे और इस तरह उस जादुई पेड़ के खाने की मदद से उन्हें ना तो खाने और ना पैसों की कमी रही। अब उनके पास ऐशो आराम की हर चीज थी।